दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मां सरस्वती डी-एडिक्शन एंड साइकियाट्री सेंटर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मां सरस्वती डी-एडिक्शन एंड साइकियाट्री सेंटर, जो कि लुधियाना के हर्ट में अपनी सेवाएं दे रहा है। बात कर रहे हैं डॉक्टर शिवानी बंसल जी के साथ, जो 5 साल से भी अधिक समय हो गए यहाँ सेवा देते हुए। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी, थैंक यू। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि साइकियाट्री, जो आज से अगर हम पहले की बात कर लें, 15-20 साल पहले लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन आज लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके साथ डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने बात करनी होती है तो उनके लिए ईजी हो गया। बिल्कुल, एक्चुअली साइकियाट्री को लेके या दिमागी बीमारियों को लेके पहले बहुत स्टिग्मा होता था। मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास लोग जाना प्रेफर नहीं करते थे। पहले नॉर्मल फिजिशियन या उनके पास जाना प्रेफर करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि टैग लग जाएगा कि वो दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं। आजकल लेकिन अवेयरनेस की वजह से काफ़ी लोग अब आ रहे हैं, बिकॉज डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ डेज़। तो काफ़ी लोग आगे बढ़ के साइकियाट्रिस्ट के पास खुद से हेल्प के लिए आ रहे हैं, और इसको अब स्टिग्मा भी काफ़ी कम होता जा रहा है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि कई बार होता तो डिप्रेशन है, लेकिन वो जैसे मेरे छाती में दर्द पड़ रहा है जी, मेरे ऐसे हो रहा है, मतलब वो सिम्टम जो होते हैं वो एक साइकियाट्रिस्ट ही समझ सकता है। वो आम डॉक्टर के समझ में नहीं आता। वो कहते हैं यार हमने ये भी टेस्ट करा लिए, वो भी टेस्ट करा लिए, पेशेंट तो हमारा ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम इसको है। क्या कहना चाहेंगे कि उस समय पर दे शुड कंसल्ट, जो भी साइकियाट्रिस्ट है उसके साथ हमें कंसल्ट करना पड़े? बिल्कुल, एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं ये होते हैं सोमैटिक सिम्टम्स। सोमैटिक सिम्टम्स में क्या है, काफ़ी बार पेशेंट को दर्दें होती हैं या बॉडी एक्स होते हैं, पेन्स होते हैं। उनको सर में दर्द होगा, कभी बाजू में दर्द हो जाएगा, कभी पीठ में दर्द होगा। वो हर तरह के स्कैन, या छाती में दर्द होता है, ECG या हार्ट के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं सब करवा के, सब डॉक्टर्स के पास जाके, सब जब नॉर्मल आते हैं तब वो एंड में एक साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करते हैं, क्योंकि उनको केमिकल इम्बैलेंस यानी कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सो अगर हम सोचें कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी सिर्फ दिमाग में है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें बॉडी सिम्टम्स भी देते हैं, बॉडीली सिम्टम्स, जैसे कि दर्दें हो सकती हैं बिना किसी कारण, या फिर छाती में दर्द होना, या हार्ट बीट का बढ़ जाना, या हाथ में कंपन आना। ये सब भी सिम्टम्स डिप्रेशन या एंग्जाइटी से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना चाहिए। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि लोग क्या करते हैं जब कोई साइकियाट्री का पेशेंट होता है, उसको झाड़े करा लिए, उसको किसी सियाने के पास ले गए, और पंजाब में तो ये है कि बाबाओं के पास चले गए। क्या कहना चाहेंगे कि जब आपको लगता है कि उसकी चीज़ में नॉर्मलिटी है, तो इट इज़ वी शुड एक्सेप्ट, शुगर है, BP है, डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, इट इज़ लाइक उसी के साथ ही अटैच चीज़ें हैं। बिल्कुल, एक्चुअली जैसे मैंने कहा अवेयरनेस आ रही है, बट काफ़ी जगह ये भी देखा जाता है कि लोग, जैसे कई लोग आप अकेले बातें करते हैं, सेल्फ स्माइलिंग, या अकेले बोलते हैं, तो वो समझते हैं कि इसमें हवा पास, मतलब भूत प्रेत का साया है, या वो झाड़े कराएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रॉब्लम्स भी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, जो कि एक दिमागी रोग है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, या साइकोसिस बीमारियां होती हैं, जिनकी वजह से लोग अकेले में बातें करते हैं या अकेले हंसते हैं, तो उनको लगता है शायद इस पर भूत प्रेत का साया हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर को ही विजिट करना चाहिए। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि कई बार जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनको भी ये जो प्रॉब्लम समोडियम पोटेशियम की वजह से ये जो चीज़ें हैं ये होने लग जाती हैं, वो जैसे कमली सी बातें करने लग जाते हैं, और लोगों को लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रही हमें। क्या कहना चाहेंगे कि वो इस चीज़ से नहीं है, वो मेडिकल साइंस है? कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एज में जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डिलीरियम होता है एक, या डिमेंशिया होता है, जिसमें मेमोरी लॉस के साथ बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाते हैं। उसमें भी लोग जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, रात को उनको पता नहीं लगता वो घर में हैं या कहीं और हैं, या हॉस्पिटल में हैं, या उनको अपने जो उनके नियर वंस हैं या जो उनकी केयर कर रहे हैं उनका नाम पहचानने में, उनको पहचानने में भी दिक्कत आती है। तो इस तरह की भी बीमारियां, डिलीरियम, डिमेंशिया, ऐसे प्रेजेंट कर सकती हैं सिम्टम्स के साथ, और उनके हम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिर कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट किया जाता है, तो और दवाइयाँ दी जाती हैं।
डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जो एक वरदान बन चुका है उन पेशेंट्स के लिए जो नशे की दलदल में दब चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि चाहे कोई कितना मर्जी चिट्टा खाता हो, कितना मर्जी नशे में गलत हो, उसको भी हम लोग एक नई ज़िंदगी यहाँ पर हॉस्पिटल में दे रहे हैं? जी, जैसे कि पंजाब में अभी काफ़ी हम लोग रोज़ ही पढ़ते हैं, चिट्टे का नशा काफ़ी कॉमन हो गया है। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो चिट्टे के साथ पीड़ित होते हैं। तो उनके लिए काफ़ी क्योंकि इसकी तोड़ बहुत होती है चिट्टे की, जैसे कि दर्दें होना, आँखों से पानी आना, लूज़ मोशन होना, शरीर टूटना, तो वो लोग नशे के बिना रह नहीं पाते। तो दवाइयों के साथ ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं आते पेशेंट को। अलॉन्ग विद दैट हम काउंसलिंग पे भी फोकस करते हैं कि पेशेंट की काउंसलिंग की जाए, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी की जाए, या फिर फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा काउंसल किया जाता है कि वो उनका सपोर्ट करें रेदर देन उसे दुत्कारें। इसको भी एक बीमारी की तरह ही समझा जाना चाहिए नशे को, रेदर देन उसके पेशेंट को ऐसे बोलने से कि तू नशा करता है या तू निकल जा। उसको सपोर्ट अगर मिलेगा, दवाई का सहारा मिलेगा, फैमिली का सहारा मिलेगा, तो डेफिनेटली वो छोड़ सकते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो नशा करता है उसके नशे से हमें नफरत करनी चाहिए, नशे वाले से नहीं, क्योंकि वो जब उसको नशा आया होता है कि मैंने नशा करना है, तब उसको कुछ नहीं पता, उसको कोई नहीं पता मेरा भाई है, बहन है, कौन है, उसको केवल नशा है। उसको कोई चाहे वो अपना आप भी बेच सकता है उस समय, लेकिन जब वो नशे में नहीं होता तो उसको फील तो वही फीलिंग है उसकी, और वो एक आम इंसान से भी ज़्यादा दिल का अच्छा होता है और उसको वो चीज़ें फीलिंग होती है। जी, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स की वजह से, जो कि मैंने बताया सिम्टम्स आते हैं, उसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाते। बाकी इसमें क्रेविंग भी बहुत होती है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो वो फिर से रिलैप्स कर जाते हैं, दोबारा नशे में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट्स के लिए छोड़ना फिर भी ईजी है, लेकिन छोड़े रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि 1 महीना छोड़ लिया, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना, तो उसमें काउंसलिंग का रोल है, फैमिली का रोल है, फैमिली थेरेपी का रोल है। सो इन चीज़ों को, और थोड़ी अवेयरनेस और पेशेंट की मोटिवेशन, इन सब की मदद से हम पेशेंट का नशा छुड़वा सकते हैं डेफिनेटली। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे उनको काउंसल करते हैं कि भाई तूने वही हालातों में जाना है, तब तुम्हें लोग महीने भी मारेंगे, तुम्हें लोग टॉर्चर भी करेंगे, तुम्हें वही कंडीशन जो आप छोड़ कर आए थे वो आएंगी। आप उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि नहीं, आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी। कुछ तो लोग कहेंगे वो वाली बात नहीं है, आपको तो एक फौलाद की तरह जो है इसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, और यही कारण है कि और दवाई अपने आप नहीं छोड़नी। ये नहीं है कि आपने कहा कि मेरे को नशा छोड़ दिया, आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। चाहे आपने नशा छोड़ दिया तो भी आप उस पीरियड में हो जब आपने नशा छोड़ा है, तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन रखनी पड़ेगी और उनके साथ अटैचमेंट, चाहे आप मेडिसिन भी छोड़ रहे हो लेकिन डॉक्टर के साथ आपको अटैचमेंट रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, थोड़ा जैसे काउंसलिंग के सेशंस के लिए महीने में 1 बार, या जब भी उनको कोई दिक्कत आ रही है। ऐसा होता है कि नशे के साथ जो पीड़ित इंसान होते हैं, कई बार उनमें कोमॉर्बिड साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कई उस वजह से भी नशे की तरफ वापस जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम उनकी भी ट्रीटमेंट साथ में देनी पड़ती है, ताकि वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इन सिम्टम्स की वजह से नशा ना लें। सो कोमॉर्बिडिटीज़ ऑल्सो हैव टू बी लुक्ड एट, मतलब उनको भी देखना पड़ेगा साथ में। जैसे जो नशे वाले पेशेंट आते हैं, उनकी फैमिली को, उनकी अगर मैरिड है तो वाइफ को, उसके सराउंडिंग्स को, फ्रेंड्स को, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें जब पेशेंट आ जाता है तो उसको हम लोग 100% जो है अपना देते हैं, और पेशेंट को एक बढ़िया एमबीएस में, एक बढ़िया हमारे पास यहाँ एमबीएस है, उसको एक आधा दिन पहले डिटॉक्सिफिकेशन करनी है और करना है, तो हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। जी बिल्कुल, आई एम अ साइकेट्रिस्ट, और मेरी टीम में भी ऑल्सो हैव अ साइकोलॉजिस्ट जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करती है टू द पेशेंट। सो डिटॉक्स के बाद पेशेंट को मेंटेनेंस में ट्रीटमेंट के लिए डाला जाता है, और उसके बाद काउंसलिंग को हम मेंटेन करते हैं इन रेगुलर, सो दैट पेशेंट मोटिवेटेड रहे, और फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है इस थेरेपी में, उनके लव्ड वंस या जो उनके साथ रहते हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो वरदान है उन पेशेंट्स के लिए जो नशे में जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि नशा, अगर हम स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों को ध्यान रखें, हम देखें कि कब वो उनका दिल नहीं लगता, वो बोर हो रहे हैं, वो हमारे बीच में नहीं बैठते, तो हमें बचपन से ही उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग खुद ड्रिंक कर रहे हैं तो उनको हमें काउंसलिंग हम नहीं कर सकते, तो हमें खुद के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा कि हम लोग अगर किसी चीज़ में जाते हैं, गलत होते हैं, तो हमें बच्चों के मतलब बच्चों को उसमें इंटेंगल नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल, अगर घर में कोई पिता शराब पीता है तो वो बच्चों के ऊपर भी लाइक असर पड़ेगा, क्योंकि मॉडलिंग होती है, लर्निंग बिहेवियर। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर सीखते हैं, और कल को हम कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी कुछ ऐसे नशों में जाएं। तो ऑब्वियसली घर का एनवायरनमेंट भी इस तरह से होना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके बच्चों पे भी उसका असर पड़ रहा है, और मेंटली तो पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान नशा ले रहा है, एक तो लर्न बिहेवियर होगा, बच्चा भी सीख रहा है, दूसरा घर में कला कलेश रहेगा नशे की वजह से, उन सब चीज़ों का भी बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। और आगे बच्चों में प्रिवेंट करने के लिए नशा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए थ्रू स्कूल्स एंड कॉलेजेस अबाउट द ड्रग यूज़, कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, सो दैट बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन या पीयर प्रेशर की वजह से इस चीज़ में जाएं ही नहीं, कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्योंकि एक बार लेने से भी चिट्टे का नशा इस तरह के उसकी क्रेविंग हो जाती है, एक या दो बार लेने से ही वो छोड़ नहीं पाते हैं, फिर उसकी आदत बन जाती है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, और ये नहीं है कि थोड़ा सा सिर दर्द हुआ उसको हम लाइटली लेकर कि नहीं, मैंने थोड़ा सा यार मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने तो ये गोली खा ली। क्या कहना चाहेंगे कि हमें अपने आप को बदलना होगा? अगर आपको नींद नहीं आ रही है फिर भी आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर किसी बड़ी काउंसलिंग या उनके साथ अटैचमेंट करके, क्योंकि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन पर पढ़ते हैं तो फिर वो भी धीरे धीरे जो है आपके लिए खतरनाक होती जा रही है। बिल्कुल, काफ़ी इस तरह के भी पेशेंट्स हैं जो 2-2 साल 5-5 साल खुद से ही बाहर से कहीं से प्रोक्योर करके नींद की गोलियां या टैबलेट्स लेते रहते हैं, और फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं उन टैबलेट्स के। यूजुअली क्या होता है कि नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया एज सच अकेले नहीं आती, मोस्टली वी सी दैट वो कोमॉर्बिड होती है बाकी बीमारियों के साथ, जैसे कि डिप्रेशन होती है उसकी वजह से नींद की बीमारी होती है, या एंग्जाइटी होती है उसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम आ रही होती है, या कोई और इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम आ रही हो। सिर्फ नींद की गोली लेने से वो हल नहीं होगा, तो उस बीमारी को ट्रीट करना पड़ेगा ऑन अ होल। एंड देयर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो बिना दवाइयों के, जिसमें हम स्लीप पे वर्क कर सकते हैं या नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक स्लीप हाइजीन टेक्निक्स होती हैं, वो सब हम पेशेंट्स को बताते हैं। तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए रेदर दैन एक मेडिसिन खुद से ही लेके, क्योंकि फिर वो डिपेंडेंट हो सकते हैं और फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा उसको डेफिनेटली। जैसा नशे वाले पेशेंट्स को थोड़ा सा ये रहता है कि जब एक बार नशे की मेडिसिन लग गई तो हम लोग डिपेंडेंट हो गए और हम लोग कभी भी छोड़ नहीं सकेंगे। वो भी एक तरह से उनको लगता है कि हमारा कोई एक ये भी एक सप्लीमेंट की तरह ही है नशे के। क्या कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे वो बंदे, कोई हमारे पास इतने पेशेंट साहब ने हॉस्पिटल में ट्रीट किए हैं जो आज एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे और वो कोई भी मेडिसिन नहीं रहे। जी, ऐसे भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कम्प्लीटली लाइक जैसे मैंने कहा फैमिली मोटिवेटेड थे, फैमिली सपोर्ट भी था और काउंसलिंग ली उन्होंने, और बिल्कुल ड्रग फ्री भी हैं इवन विदाउट मेडिसिन। बट अगर वो कुछ मेडिसिन ले भी रहे हैं, लाइक देयर आर सम मेडिसिन विच हैव टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टर्म, लेकिन फिर भी वो चिट्टे से बचे हुए हैं, क्योंकि जब वो चिट्टा ले रहे थे ना तो वो सोशली काम कर रहे थे, ना वो कोई ऑक्यूपेशनली फंक्शनल थे, घर में भी कलह क्लेश था, या क्राइम रेट चोरी चकारी में इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं से तो वो प्रिक्योर कर रहे थे ना नशे के लिए पैसा। तो जब दवाई ले रहे हैं वो घर भी देख रहे हैं, अपने बच्चों का भी स्कूल की फ़ीस भी भर रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, तो वो सोशली फंक्शनल हो रहे हैं। और कुछ अगर दवाई लेके, जैसे शुगर की बीमारी है, इसको ऐसे देखें, डायबिटीज़ और एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस को क्या हम देखते हैं कि आप खा रहे हो, हमें पता है वो खानी पड़ेगी। अगर कुछ मेडिसिन से वो ठीक भी रह रहे हैं तो आई डोंट फील कि हाँ, बट येस डेफिनेटली जब वो मोटिवेटेड वर्क में फंक्शनल हो जाएंगे तो उसको धीरे 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 वो कम करके बंद कर पाएंगे। बट वो एक मौत के रास्ते पे जा रहे थे, जहाँ कल मौत है या परसों मौत है, हमें नहीं पता वो कब मौत ले आए उससे, तो वहाँ से निकल के वो एक फैमिली लाइफ में चले गए हैं और क्राइम कम हो रहा है, ऑक्यूपेशनली फंक्शनल हो रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड सब्स्टिट्यूट अगर वो उस लेवल पे भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा कि आज का जो यंग ब्लडर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड बिहेवियर के कारण वो कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता, और ये जो दिल लगने वाली बात है, क्योंकि हम लोग आजकल जो है फैमिलीज हैं जो न्यूक्लियर हो चुकी हैं, और वो वाले जो पहले वाले जो सिस्टम थे, वो हम लोग खेलते थे, इकट्ठे बैठते थे लोग, वो चीज़ें बहुत धूमल हो चुकी हैं, मोबाइल का यूज ज़्यादा हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप एज ए साइकियाट्रिस्ट, क्या हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बच्चों में बोरियत के आप कह रहे हैं सिम्टम्स, उसको थोड़ा कम करने के लिए हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को एज पेरेंट्स हमें थोड़ा सा उन्हें टाइम देना पड़ेगा, उन्हें एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गेमिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, या थोड़ा पार्क ले गए, क्योंकि अकेले भी नहीं छोड़ सकते ऑब्वियसली आजकल के एनवायरनमेंट में। तो थोड़ा सा एक्टिविटीज़ उनके लिए थोड़ा हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, सो दैट टीवी टाइम या मोबाइल टाइम उनका कम हो और वो
फंक्शनल हो सकें कुछ एक्टिविटीज़ में, जिससे वो बोरियत कम महसूस करें। और जब वो फैमिली के साथ ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करेंगे तो फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बच्चों में भी एंग्जाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स कम आते हैं, जो कि हम देख रहे हैं स्ट्रेस बच्चे जल्दी ले लेते हैं। तो अगर पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग है, एक जस्ट सिंपल हग फॉर बेबीज़, मतलब सुबह उठ के एक हग देना, उनके सोने से पहले उनको थोड़ा सुलाना, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, प्ले टाइम विद योर चाइल्ड, सो दैट कैन डिक्रीज दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। अंत में मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी, यूजुअली डिप्रेशन बहुत कॉमन है, तो इसको यहाँ आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम सब भाग रहे हैं अपने काम के पीछे, पैसे के पीछे, या कुछ भी लगा लीजिए, तो हम अपने पर्सनल टाइम अपने आप को नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर हम थोड़ा सा ही सिर्फ आधा घंटा वॉकिंग, एक्सरसाइज, साइकिलिंग हो सकती है, जो भी आपको पसंद है इसमें से, तो आप एक चीज़ ये ज़रूर इंक्लूड करें, वाटर इनटेक शुड बी लाइक 2 to 2.5 लीटर्स अ डे एटलीस्ट। हमें 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। नींद 7 से 8 घंटे की हमें ज़रूर लेनी चाहिए। और खाना, जैसे अगर फैमिली में आप रहते हैं तो इकट्ठे खाना चाहिए, सो दैट देयर इज़ अ फैमिली बॉन्डिंग। और एक हॉबी ज़रूर प्रैक्टिस करें, कोई भी हॉबी हो सकती है, जैसे कईयों की गार्डनिंग होती है, किसी को कुछ ड्राइंग पसंद होता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें जिसमें आपको मज़ा आए, जो काम की तरह ना लगे। सो ये सब चीज़ें डिप्रेशन को कम करेंगी। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी।